नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बातों के साथ ही पहाड़ों की खैरी समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता हमारे प्रदेश के लिए एक बार फिर से सरकारी चकाचौंध से भरा रहा। इवेंट प्रेमी हमारी सरकार ने इस हफ्ते भी एक ग्रैंड इवेंट आयोजित किया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बात यह थी कि 2 साल पहले हुए इन्वेस्टर समिट में जो 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए थे, दावा किया गया कि उसमें से 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतार लिया गया है। वैसे तो इस उपलब्धि को सरकार अखबारों से लेकर सड़क के होर्डिंग्स तक विज्ञापनों से पुतवा कर भी साझा कर सकती थी, जैसा कि आए दिन करती ही है, लेकिन इवेंट का ये मौका भी तो लौफियाना ही था। पहली छेवल बूढ़ गितांग तो अब तो ना तीजी हूँ। इसलिए जनता के करोड़ों रुपए घाम लगाते हुए भव्य आयोजन करके बताया गया कि 1 लाख करोड़ के निवेश को थरपाते हुए सरकार ने भौंकुच फरका दिया है। आप ये कतई मत समझिएगा कि सरकार की इस कथित बड़ी उपलब्धि को हम अंडर प्ले कर रहे हैं और जहां सरकार की तारीफ होनी चाहिए वहां भी अनावश्यक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। निवेश के इन आंकड़ों की हकीकत आपको अभी विस्तार से बताएंगे, तब आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये वाकई सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि है या कोरा आई वॉश। लेकिन उससे भी पहले ये समझिए कि इस तरह के आयोजन की चकाचौंध से सरकार कैसे अपनी स्याह हकीकत और नाकामियों पर पर्दा डालने का काम करती है। रुद्रपुर में सरकारी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए इस भव्य आयोजन की तैयारियां जब की जा रही थी, ठीक उसी वक्त पहाड़ में न जाने कितनी जिंदगियां सरकारी नाकामी के चलते दम तोड़ रही थी। ऐसी ही 2 जिंदगियां थी उत्तराखंड के लोक गायक गणेश मर्तोलिया की छोटी बहन और उनकी नानी की। अपने परिवार के 2 सदस्यों को एक साथ खोने वाले गणेश की आप बीती आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि सरकारी चकाचौंध के पीछे पहाड़ की स्याह त्रासदियां कितनी भयावह हो चुकी हैं। मुनस्यारी इलाके के धापा गांव में गणेश मर्तोलिया का ननिहाल है। उनकी छोटी बहन दिया बीते दिनों अपनी नानी के पास इसी गांव में आई हुई थी। 11 जुलाई के दिन दिया और उनकी नानी ने गलती से विष च्यूं यानी जहरीला मशरूम खा लिया। पहाड़ में जंगली च्यूं की कई प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से कम 20 प्रजातियां तो खाई ही जाती हैं। जहरीले जंगली मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ तो आसानी से पहचान लिए जाते हैं, लेकिन कुछ की पहचान बेहद जटिल होती है और इसलिए पहाड़ में कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन मौत की परिस्थिति अक्सर सिर्फ विषैले मशरूम खाने से नहीं, बल्कि समय पर सही उपचार न मिल पाने के कारण बनती है, जैसा कि दिया और उनकी नानी के साथ भी हुआ। 11 तारीख को ये मशरूम खाने के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो रात के करीब 1 बजे दिया को मुनस्यारी अस्पताल लाया गया। गणेश बताते हैं कि उस रात वहाँ किसी की मौत हुई थी, इस वजह से डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थे। अस्पताल में दिया को इंजेक्शन लगाने के बाद वापस उनके घर भेज दिया गया। अस्पताल वालों को पता था कि जहर का मामला है और जहर फैलने की स्थिति में मामला बिगड़ सकता है, फिर भी दिया को वापस उनके गाँव भेज दिया गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तरह के मामलों में शुरुआती दिन बेहद अहम होता है। मरीज को लगातार उल्टियां और लूज मोशन हो रहे होते हैं, इसलिए जितनी मात्रा में शरीर अपने फ्लूइड्स को लूज कर रहा होता है, उसी अनुपात में मरीज को हाइड्रेटेड रखना सबसे अहम होता है, जिसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ये मालूम होते हुए भी कि दिया की ऐसी स्थिति जहरीले मशरूम खाने के कारण हुई है, अस्पताल ने उन्हें वापस घर भेज दिया। अगली सुबह जब दिया और उनकी नानी की तबीयत और बिगड़ने लगी तो दोनों लोगों को फिर से अस्पताल पहुंचाया गया। ये 12 जुलाई का दिन था। इस पूरे दिन उन्हें न तो आगे रेफ़र किया गया और न ही प्रभावी उपचार उन्हें मिल सका। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन सिर्फ रेफ़र सेंटर बन चुके पहाड़ के अस्पताल ने रेफ़र कर देने का काम भी ठीक से नहीं किया, बल्कि 12 तारीख की रात सिर्फ एक सफाई कर्मचारी के भरोसे दोनों लोगों को छोड़ दिया गया। गणेश बताते हैं कि 12 की रात अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर था और न ही कोई नर्स जो इतना भी ख्याल रख सके कि उनकी ड्रिप ही चेक कर ले। रात को जब दिया की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर को उनके आवास से बुलवाया गया, जो ड्रिप लगाकर वापस लौट गए। अगली सुबह तक दोनों की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि दिया को दिखाई देना भी बंद हो चुका था। अब तक 13 तारीख हो चुकी थी। इस सुबह जब गणेश की वहाँ मौजूद डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई तो डॉक्टर ने स्वीकार किया कि दोनों लोगों की स्थिति काफ़ी नाजुक है, इसलिए उन्हें हायर सेंटर ले जाना ही सही होगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ अस्पताल में भी इन्हें उपचार मिलना मुश्किल है, इसलिए वहाँ से ज़्यादा समय न लगाया जाए और इन्हें हल्द्वानी ले जाया जाए।
लेकिन मुनस्यारी में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस उपलब्ध थी और अब तक दोनों की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें प्राइवेट गाड़ी से भेजना खतरनाक था। गणेश हल्द्वानी में लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि नेता अधिकारी किसी के भी माध्यम से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके, लेकिन किसी ने खराब मौसम तो किसी ने अन्य बहाने बनाते हुए हाथ झाड़ लिए। हमारे नेताओं को रात दिन मटकाने वाले हेलीकॉप्टर उस वक्त काम नहीं आ सके जब 2 जिंदगियां आखिरी उम्मीद लगाए उनकी तरफ देख रही थी। उत्तराखंड की त्रासदी देखिए कि इसी बीच और इसी खराब मौसम में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर लेकर केदारनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रही दिया और उनकी नानी के लिए हेलीकॉप्टर हमारी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाती। ऐसे में मुनस्यारी में मौजूद अकेली एम्बुलेंस से दिया को पिथौरागढ़ भेजा जाता है और उनकी नानी को एक प्राइवेट ऑल्टो कार से आने को मजबूर होना पड़ता है, जिसमें ना तो ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था हो सकती थी और ना ही ड्रिप की। हमारा स्वास्थ्य विभाग अगर थोड़ा भी संवेदनशील होता तो इतना तो कर ही सकता था कि जितने समय में दिया और उनकी नानी को मुनस्यारी से पिथौरागढ़ लाया जा रहा था, उसी दौरान एक्सपर्ट्स की एक टीम हल्द्वानी से पिथौरागढ़ भेजी जा सकती थी। अगर ऐसा भी हो पाता तो कम से कम 6 घंटे का अतिरिक्त समय मिल सकता था, जिसमें दिया और उनकी नानी को बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए पिथौरागढ़ में भी आगे रेफर कर देने की औपचारिकता निभाई गई और हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही 28 साल की दिया की मृत्यु हो गई। उनकी नानी ने हल्द्वानी अस्पताल तक जीवित पहुंच जाने की रेस तो जीत ली थी, लेकिन जीवन की रेस वो भी नहीं जीत सकी क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के संबंध में पिथौरागढ़ सीएमओ ने एक बयान जारी करते हुए अस्पताल में मौजूद स्टाफ को डिफेंड करने की कोशिश की है। वो अपने आप में विरोधाभासी बयान देते हैं। सीएमओ साहब एक तरफ लगातार कह रहे हैं कि दोनों लोग जब तक मुनस्यारी अस्पताल में रहे उनकी पल्स से लेकर बीपी तक सब नॉर्मल था, और फिर वो खुद ही बताते हैं कि 13 की सुबह तक उनकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें आगे रेफर कर दिया गया। इस मामले में अब जांच चल रही है और मुनस्यारी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। संभव है कि जांच के बाद कुछ अधिकारियों का तबादला हो जाए या ऐसी ही कोई अन्य विभागीय कार्रवाई कर ली जाए। गणेश इसके बारे में कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी निलंबन हो या किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उससे क्या ही होगा। मैं और मेरा परिवार नहीं चाहते कि क्षति का आरोप उस मौत के लिए बनाई गई बिल्डिंग में कार्यरत डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ पर आए। उनके पास जिस तरह के भी संसाधन, सोच, समझ और अनुभव था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, भले ही वो दोनों की जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये स्थिति सिर्फ मुनस्यारी की ही नहीं, पूरे पहाड़ की है। इस स्थिति में बदलाव हो सके, पहाड़ के अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था हो सके कि दिया और नानी की तरह मरीजों को असहाय मरने के लिए न छोड़ दिया जाए। 28 साल की दिया की नवंबर में शादी होनी थी। गणेश ने हाल ही में एक कुमाऊनी गीत गाया था जिसका शीर्षक है पंचाचुली देश। इस गीत को 17 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और खूब सराहा भी रहे हैं। अपनी आवाज़ से इस गीत में मिठास घोलने वाले गणेश ने इस हादसे के बाद लिखा है, मैं आज तक हिमालय को सुकीली सुंदर कहता आया था, लेकिन अंदर से वो कितना टूटा, दुखी और बेबस है वो आज महसूस कर रहा हूँ जब मैं टूट चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ, बेसहारा हो चुका हूँ। मेरी आंखों के सामने हर दिन जो नॉस्टैल्जिया में सफ़ेद पंचाचुली तैरता था, उस तैरती बर्फ़ की चादरों को मैं अपने गीत में उतारता था। मुझे अब वो बिल्कुल काला नज़र आ रहा है। गोरी नदी से लाल खून बहता हुआ नज़र आ रहा है। डफिया, मुन्याल, न्योली वन पक्षी के रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ। मेरी भुली दिव्या और मयाली नानी की मृत्यु के साथ ही हिमाल को सुंदर बताने वाली मेरी आवाज़ की भी मृत्यु हो चुकी है। ये आवाज़ अब कभी नहीं सुनाई देगी जब तक कि टूटे, बिखरे, लाचार हिमाल की बात को कोई धरती के निर्दयी निर्मम करता धत्ता सुन न ले। उत्तराखंड के पहाड़ ऐसी ही त्रासदियों को भोगने के लिए अभिशप्त बना दिए गए हैं। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक लगभग सब चौपट है, लेकिन फिर भी सरकार जब अट्टाहस के साथ भव्य आयोजन करते हुए बताती है कि उसने कमाल कर दिया है, तो ऐसे आयोजन और भी फूहड़ लगने लगते हैं। खैर, इन तमाम त्रासदियों से इतर अगर 2 साल पहले हुई इन्वेस्टर समिट और उसकी उपलब्धियों को मेरिट पर भी परखें तो भी ये साफ साफ दिखता है कि सरकार कैसे आई वॉश कर रही है। इन आंकड़ों को ही देखिए। सरकार का दावा है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में जो 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसमें से ऊर्जा के क्षेत्र में 40,000 करोड़, उद्योग में 34,000 करोड़, आवास में 10,000 करोड़, पर्यटन में 8,500 करोड़, उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़, स्वास्थ्य में 2,500 करोड़
और अन्य क्षेत्रों में 3,292 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अब ये सवाल तो खैर बेमानी ही बना दिया गया है कि स्वास्थ्य में जिस 2,500 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, क्या उससे मुनस्यारी जैसे पहाड़ के किसी भी कस्बे की स्थिति में कोई भी बदलाव आया है? या ये सारे निवेश सिर्फ कमीशन का गणित बैठाकर मंत्रियों की संपत्ति को रातों रात कई गुना बढ़ाने का ही काम करते हैं, जबकि आम नागरिकों का जीवन लगातार खडोणिया होता जा रहा है? खैर, इसे भी जाने दीजिए। एक निवेशक की ही आप बीती से समझिए कि उत्तराखंड में निवेश करने आ रही कंपनियों को कैसा अनुभव हो रहा है। 2023 में गुजरात की के निसार प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तराखंड सरकार के साथ 1400 करोड़ का MOU साइन किया था। प्रोजेक्ट ये था कि कंपनी उत्तराखंड की 100 ग्राम सभाओं में 2-2 मेगावाट के सोलर प्लांट और कोल्ड स्टोरेज लगाएगी, जिसके लिए कंपनी 1400 करोड़ निवेश करेगी। MOU में ये भी कहा गया था कि कंपनी प्रत्येक ग्राम सभा में जहां यूनिट लगाएगी वहां 100 से 150 स्थानीय लोगों को रोजगार भी देगी, यानी करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि इससे उत्तराखंड सरकार को 384 करोड़ की तो सीधी बचत होगी और 1,000 करोड़ अगले 25 साल में GST के रूप में कमाई होगी। 10,000 रोजगार पैदा होंगे वो अलग, लेकिन इस प्रोजेक्ट की स्थिति ये है कि कंपनी उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के आगे पीछे घूम घूम कर थक चुकी है। UPCL इस संबंध में बाकायदा ये भी लिख चुका है कि वो कंपनी से 6.5 रुपये की दर से बिजली खरीदने को भी तैयार है, लेकिन इसके बाद भी मामला अफसरशाही में ही पिछले 2 सालों से लटका हुआ है। कंपनी के प्रतिनिधि दर्जनों मेल उत्तराखंड शासन को भेज चुके हैं और कई बार देहरादून आकर इंतजार कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक इस मामले में आगे कार्रवाई जल्दी करने के बारे में आदेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी हैं जिनके स्तर पर मामला ऐसा अटका है कि फाइल आगे ही नहीं खिसक रही। स्थिति इतनी खराब है कि इस संबंध में जब कंपनी लगातार अधिकारियों को लिखती है तो उन्हें कस्टमर केयर से संपर्क करने जैसी हास्यास्पद बात कही जाती है। कंपनी इससे खिन्न होकर अधिकारियों को बेहद तल्खी के साथ ये भी याद दिलाती है कि हम UPCL के कोई कस्टमर नहीं बल्कि उन्हें ऊर्जा देने वाले विक्रेता हैं और हमारे मामले को ऊर्जा सचिव या MD के सामने रखने की जगह हमें कस्टमर केयर से संपर्क करने को कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों की कंदूड़ियों में कोई जू नहीं रेंगती और ये उसी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की हकीकत है जिस क्षेत्र के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। अब ऐसा ही दावा निवेश से पैदा हुई नौकरियों के बारे में भी है कि बल 81,000 नए रोजगार सृजन का रास्ता साफ हो गया है। कुछ अखबारों ने तो ये भी दावा कर दिया है कि बल इतने रोजगार मिल भी चुके हैं। जैसे कुछ दिनों पहले एक संस्था ने मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर दिया था कि बल उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। ये वाला तरीका वैसे सबसे अच्छा है। सरकार को भी अब आश्वासन देने की जगह सीधे घोषणा कर देनी चाहिए कि हमने बहुत कुछ फरका ही दिया है, कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य समस्याएं सुलझ चुकी हैं, शिक्षा एकदम शानदार बन चुकी है, भ्रष्टाचार तो जड़ से खत्म हो गया है, अवैध खनन अब कहीं होता हो तो कोई बताए, घूस तो आखिरी बार कांग्रेस के ज़माने में ली गई थी, पहाड़ पूरी तरह आबाद हो चुके हैं, बेरोजगार युवा तो छिलका जलाकर खुजाने पर भी नहीं मिलते, मंत्रिमंडल में अब कोई दागी बागी अभागी निर्भागी नहीं बचा है, हर घर तक जल पहुंच चुका है, हर अस्पताल में डॉक्टर सर्जन दिन रात तैनात रहते हैं और पहाड़ की स्थायी राजधानी पहाड़ में यानी गैरसैंण में थरपाई जा चुकी है। लड़कड़ियां मौ ने जब तड़कड़ियां दाल ही बनानी है तो एक छौंका और सही। वैसे गैरसैंण से याद आया कि पिछले हफ्ते इस मुद्दे से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हुआ। इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल कह रहे हैं कि अगर हिल में होता ना कैपिटल तो आज उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता, गांव-गांव में हॉस्पिटल होता, गांव-गांव में स्कूल होते और गांव-गांव में लाइट होती। उनका ये वीडियो खूब सराहा जा रहा है और लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि पहाड़ की इस पीड़ा को न्यायमूर्ति महोदय ने बेहद खूब व्यक्त किया है। सही बात भी है, गैरसैंण के मामले पर इतना बोल्ड स्टैंड शायद पहली बार किसी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति ने लिया है, इसलिए जनता उनके स्टैंड को खूब सराह रही है। लेकिन इस छोटी सी वीडियो क्लिप की पूरी कहानी क्या है, ये बयान कब और कैसे आया, इसे सही संदर्भ में समझते हैं। हुआ ये कि बीती 15 जुलाई को नैनीताल हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 यानी जस्टिस थपलियाल की कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। मामला था IPC की धारा 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और धारा 420 यानी चीटिंग के आरोप में दर्ज हुई एक FIR से जुड़ा हुआ। थोड़ा विस्तार से बताएं तो GMOU यानी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड के अधिकारियों पर
आरोप हैं कि उन्होंने कंपनी के पैसों में हेरफेर करते हुए कुल 2,48,33,587 रुपए का झोल किया। साल 2019 में जीएमओयू की एमडी बनी उषा सजवाण इसमें मुख्य आरोपितों में से एक हैं और उन्हीं की बेल यानी जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस थपलियाल की कोर्ट में चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान कहीं से जिक्र आ गया अमर उजाला में प्रकाशित हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में हमें जिताओ और हम गैरसैंण में राजधानी बनाकर दिखाएंगे। वैसे तो हरीश रावत की स्थिति अब ऐसी हो चली है कि उनके बयानों को भाजपा वाले तो क्या, खुद कांग्रेसी भी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जस्टिस थपलियाल ने इस बयान को बेहद गंभीरता से ले लिया। न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि उनकी जगह कोई और होता तो हम कहते कि वो खौबाक बन गए। लेकिन जस्टिस थपलियाल के बारे में ऐसा कहने पर कंटेम्प्ट का खतरा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो हुआ ये कि जस्टिस थपलियाल को वाजिब उत्तेजना हुई और उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि मतलब उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई है ना, जब चाहे बेवकूफ़ बना लो। इससे आगे जो उन्होंने कहा उसने सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाई। वाजिब सवाल उठाते हुए वे बोले, क्यों नहीं पॉलिटिशियन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। उनका इतने कहने के बीच ही जब वकील साहब ने कहा कि 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए, अभी तक वहाँ तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी, तो इस पर जस्टिस थपलियाल बोले, तिनका नहीं जुड़ा बहुत कुछ है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। और इसके आगे उन्होंने लगभग हर पहाड़ प्रेमी के दिल की बात कही कि पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में होती तो उत्तराखंड की स्थिति कहीं बेहतर होती। उन्होंने अपनी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि 3 दिन का जो सत्र अभी वहाँ होने जा रहा है, क्यों ना हम उसे रोक दें। आई एम टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जस्टिस थपलियाल की इस टिप्पणी ने लाखों लोगों में उम्मीद पैदा कर दी है। नेताओं के झूठे और भ्रामक वादों और दावों के खिलाफ उन्होंने जो पहल की है, उसे देखते हुए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों में उम्मीद जाग गई है। देश के एक बहुत बड़े नेता ने कुछ साल पहले जनता से कहा था कि उनकी सरकार आई तो वो विदेश में पड़ा इतना काला धन वापस ले आएंगे कि देश के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस नेता की सरकार आए आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन काले धन का कोई अता पता नहीं। अब तो देश की जनता भी काले धन के वापस आने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन जस्टिस थपलियाल की टिप्पणी के बाद लोगों की ये उम्मीद एक बार फिर से जागी है। वैसे हम देश की जनता से आग्रह करते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहले राज्य के राजनीतिक मुद्दों का समाधान करने दें, और हम माननीय न्यायमूर्ति जी से भी हम्बल सबमिशन करते हैं कि मिलॉर्ड, हम आपके संज्ञान में ऐसे ही कुछ और मुद्दे लाना चाहते हैं। जिस तरह हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहने के समय राजधानी के मुद्दे को नहीं सुलझाया और अब राजनीतिक बयान देकर वो जनता को भरमा रहे हैं, ऐसे ही कई अन्य नेता लगातार यही काम किए जा रहे हैं। बरसात में हो रही तबाही को ही देखिए, लगातार बादल फटने, भूस्खलन से और बाढ़ आने से पहाड़ों में तबाही हो रही है और हमारे मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, जबकि वो बयान दे चुके हैं कि बादलों को रिमोट से आगे पीछे किया जा सकता है। वो चाहें तो बादलों को आबादी क्षेत्र से दूर ठसका सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो रिमोट या तो कहीं लुका दिया है या फिर उन्होंने वो झूठ बोला था। दोनों ही स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए मिलॉर्ड। एक मंत्री और है मिलॉर्ड जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला लंबित है, लेकिन ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति ही नहीं दे रही। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है मिलॉर्ड कि उन मंत्री जी के खिलाफ जांच करवाई जाए। मिलॉर्ड, आपने जब ये कहा कि क्यों ना हम पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ एक्शन लें, प्रदेश भर के युवाओं की आंखें चमक गई मिलॉर्ड। ड्राफ्टमैन भर्ती से लेकर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एलटी भर्ती से लेकर संविदा कर्मियों तक सबको हमारी सरकार बुथिया रही है और नियुक्ति नहीं दे रही। बिजोग तो ऐसा पड़ा है मिलॉर्ड कि इनमें से अधिकतर भर्तियों का ठीकरा भी सरकार कोर्ट पर फोड़ रही है कि बल मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मिलॉर्ड, आपके नाम का कैसा निहोनिया उपयोग करते हुए सरकार अपनी ढाल बना रही है, जबकि पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों को भी अनदेखा कर रही है। सरकार में बैठे नेता जनता को हर रोज बुथिया रहे हैं मिलॉर्ड, और अपने चहेते लोगों को नियमों के खिलाफ कभी सेवा विस्तार दे रहे हैं तो कभी नए नए कार्यकाल। हल्द्वानी तो हाईकोर्ट से काफ़ी नज़दीक है मिलॉर्ड। वहीं का मामला देखिए कि ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए जब आवेदन मांगे गए तो वर्तमान वीसी ने भी आवेदन किया। यह आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया, तो शिक्षक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने वाजिब आपत्ति दर्ज करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखते हुए बताया कि वर्तमान कुलपति 2 साल पहले ही 65 साल की आयु पूरी कर चुके हैं।
यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार अब भले ही वीसी की अधिवार्षिकता 65 से 70 कर दी गई है, लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी को अपने एक्ट में संशोधन करना अनिवार्य है। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इस संबंध में संशोधन नहीं किए हैं वहां आज भी अधिवर्षता 65 साल ही है, जैसा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी है। इन वाजिब सवालों के साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने वर्तमान वीसी के आवेदन करने पर सवाल उठाए थे मिलॉर्ड, लेकिन अब उन्हें ही लीगल नोटिस थमा दिया गया है। ऐसे ही गलत सेवा विस्तार का मामला उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के एमडी का भी है मिलॉर्ड। रिटायर्ड कर्नल निधिकांत ध्यानी काफ़ी समय से इस मामले को उठाते हुए बता रहे हैं कि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव सैनिक कल्याण विभाग के साथ मिलकर एमडी के पद पर बैठे व्यक्ति को नियमों के विरुद्ध सेवा विस्तार दे दिया है, जबकि विभाग के समीक्षा अधिकारी से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी तक ने इस सेवा विस्तार का विरोध अपनी लिखित नोटिंग में किया था। राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई करने की उम्मीद जगाती टिप्पणी करके आपने वाकई प्रदेश की जनता को उम्मीद की वो रोशनी दिखाई है मिलॉर्ड कि अब भरोसा हो रहा है कि इन झूठुओं की जिम्मेदारी पर कोई तो लगाम लगा सकता है। जल जीवन मिशन से लेकर प्रदेश में खनन, शराब, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार आए दिन झूठ बोल रही है मिलॉर्ड, जनता को बेवकूफ़ समझ रही है, उन्हें मिसगाइड कर रही है। हम्बल सबमिशन है मिलॉर्ड कि इन मामलों में से कुछ में ही सही सुयो मोटो कॉग्निजेंस ज़रूर लीजिएगा। राजधानी गैरसैंण शानदार शुरुआत हो सकती है मिलॉर्ड। प्रदेश के तमाम पहाड़ प्रेमी हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। कांग्रेस ने इस राज्य पर कई साल शासन किया है मिलॉर्ड, फिर भी राजधानी के सवाल को कभी नहीं सुलझाया। अब उनका ये बयान देना कि 2027 में सरकार बनने पर वो राजधानी वहीं ले जाएंगे, सच में भ्रामक है। आपको बधाई मिलॉर्ड कि आपने कांग्रेस के दोगलेपन पर अच्छी पहल की। इस पहल को अंजाम तक ले जाने की उम्मीद सारे प्रदेशवासी आपसे कर रहे हैं मिलॉर्ड। हम चाहते तो थे मिलॉर्ड कि आपकी टिप्पणी वाली वो वीडियो अपने दर्शकों को भी दिखाएं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसा करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर साफ निर्देश हैं कि ऐसा करना एक दंडनीय अपराध भी है। इसलिए हम वो वीडियो नहीं चला रहे मिलॉर्ड, लेकिन प्रदेश के लगभग सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक वो वीडियो देख ही चुके हैं और आपकी खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। प्रदेशवासियों की ओर से हम भी आपको पुनः बधाई देते हैं मिलॉर्ड कि राजनीतिक टिप्पणियों पर नेताओं को कंडाली की झपाक लगाने की जो पहल आपने की है, सरकार से त्रस्त जनता की उम्मीदों को आपने पुनर्जीवित कर दिया है। वी रेस्ट अवर सबमिशन एंड ग्रेटिट्यूड मिलॉर्ड। अगली खबरों की तरफ बढ़ने से पहले इस मामले से जुड़ी आखिरी जानकारी अपने दर्शकों को बताते चलें जो अभी अधूरी छूट गई थी। जिस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस थपलियाल की ये टिप्पणी वायरल हुई, हमने आपको बताया था कि वो मामला असल में GMOU के 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा था। घोटाले की आरोपित उषा सजवाण को उस दिन जस्टिस थपलियाल की कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बहरहाल पिछले हफ्ते एक खबर उस नेता से जुड़ी भी आई जिसके जीवन में अच्छे दिनों वाला जुमला संभवतः सबसे सटीक बैठता है। वो नेता हैं हरक सिंह रावत, जिनके अच्छे दिन तभी तक चले जब तक वो भाजपा में रहे, और जब से उन्होंने भाजपा छोड़ी है अच्छे दिन भी उनसे रूठ चुके हैं। उनके कॉलेज की ज़मीन से जुड़े मामले में ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब हरक सिंह रावत के खिलाफ कोर्ट में केस चलना शुरू होगा। आरोप है कि कॉलेज की ज़मीन की कीमत असल में 70 करोड़ से ऊपर है, जबकि कागज़ों में सिर्फ 6-7 करोड़ रुपए ही दर्शाई गई है और इसकी खरीद में कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। हरक सिंह रावत के साथ ही उनके परिजनों का भी नाम आरोप पत्र में शामिल है। वैसे एक कमाल का संयोग या प्रयोग ये भी हुआ है इस मामले में कि जांच के दौरान हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को भी ईडी ने तलब किया था, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन से चुनाव लड़ने और हारने के बाद वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और वही अनुकृति गुसाई का नाम अब आरोप पत्र में शामिल नहीं है। अब देवभूमि में ऐसे मिरेकल होना तो सामान्य सी बात है। एक मिरेकल इस बीच कथित तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बने गीत को लेकर भी होता रहा। गायक पवन सेमवाल ने धामी रे नाम से एक गीत गाया जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ। ये गाना जब 16 जुलाई को रिलीज़ हुआ तो अगले ही दिन दिल्ली में रहने वाले पवन सेमवाल के घर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें दिल्ली से देहरादून लाया गया। पवन सेमवाल बताते हैं कि उनसे गाना हटाने को कहा गया, जिस पर उन्होंने गाना हटाया तो नहीं, लेकिन दिल्ली वापस जाकर उन्होंने इसके कुछ शब्द बदल दिए, जैसे धामी रे की जगह डामी रे कर दिया और फिर नया गाना अपलोड कर दिया। इस बार फिर से दिल्ली के उनके आवास पर पुलिस पहुंची और फिर से उन्हें देहरादून लाया गया। स्क्रीन पर दिख रही ये FIR भी उनके खिलाफ अब दर्ज की जा चुकी है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने उन्हें फिर से वापस दिल्ली छोड़ दिया है और फिलहाल ये गाना उनके चैनल पर पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है। पवन सेमवाल बताते हैं कि आगे की कार्रवाई के लिए 29 जुलाई को उन्हें फिर से देहरादून बुलाया गया है।
बीते हफ्ते की खुश खबरें वैसे अभी हमें और बांचनी थी, लेकिन इस बार भी एक्स्ट्रा कवर बिज्जा बात का बड़ा हो गया। आप अगर बारामासा के नियमित दर्शक हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि हम वो खबरें आप तक बेझिझक लाते रहें, बेरोक टोक लाते रहें, लगातार लाते रहें, जो सरकार नहीं चाहती कि आप तक पहुँचे। आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर हो तो इस मेल आईडी पर लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।